हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी इंजीनियरिंग। और कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है आरआरबी सीपीटी 2 की तैयारी? ठीक है, और बाकी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो सबकी। ठीक है, तो आप जैसा थंबनेल आपने देख लिया होगा कि अपन आरआरबी जेई के बारे में बात करेंगे कि आरआरबी जेई की सैलरी क्या है, ठीक है, अलाउंस का मिलेगा, क्या प्रमोशन ग्रोथ है, क्या जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे इन जनरल मेंशन है कि 60,000 प्लस इन हैंड सैलरी आती है। ठीक है, इन हैंड इसलिए लिखा है क्योंकि जो ग्रॉस है इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो बस यहाँ पे यही डिस्कस नहीं करेंगे कि सैलरी इतनी क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब की नीड क्या है ना, क्योंकि मैंने जो गवर्नमेंट जॉब की है तो मुझे पता है तो नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है अपने इंडिया में। जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, देखो बहुत जो अमीर है वो तो नहीं करता होगा, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, लेकिन जो एक बेसिक है ना, जो एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो इंजीनियर है कि भाई उसका इंजीनियर बनने का सपना है, तो क्यों बनना है ये सब आपको पता चलेगा। और खासकर फोकस करेंगे अपन आरआरबी जेई पे। अगर मैं बात करूँ देखो, तो सबसे पहले मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने लगातार 4 साल गेट क्वालिफाई किया है, ईएससी मेंस भी क्वालिफाई किया है, एसएससी जेई भी 2 बार क्वालिफाई किया है, और आरआरबी जेई 2019 में क्वालिफाई किया था, उसको ज्वाइन किया था। देखो बहुत सारे रीज़न होते हैं ज्वाइन करने के, मतलब आरआरबी जेई का मैं बताऊँ सबसे मेन फैक्टर, जो पोस्टिंग की जो लोकेशन होती है ना, वो पोस्टिंग की लोकेशन वहाँ होगी जहाँ आप चाहते हो। मतलब बेसिकली अगर आपने डिवीज़न सही आरआरबी से फॉर्म भरा है ना, तो आपके घर के पास आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपके घर के पास ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जेई का जो ट्रांसफ़र होता है वो 4 साल प्लस में ही होता है, मतलब 4 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। 4 साल, 5 साल, कई बार 6 साल भी हो जाते हैं। ठीक है, इन नॉर्मली 4 साल में हो जाता है, तो 4 साल में ट्रांसफ़र होगा आपका। तो 4 साल, और कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ट्रांसफ़र आसपास के स्टेशन पे होगा या कहीं अगल बगल होगा। तो मतलब आप 15-20 साल तक ना अपने घर के आसपास ही रहोगे। तो इससे बेस्ट जॉब आपको क्या चाहिए? ठीक है, इसलिए मतलब कुछ कमियां भी होती है। देखो आरआरबी जेई में ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, अभी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। ठीक है, आप एसएससी जेई में हो सकता है आपका पोस्टिंग पता नहीं कहाँ है, पहली पोस्टिंग आपके घर के पास और दूसरी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ चली जाए। कुछ एडवांटेज है एसएससी जेई में, प्रमोशन अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे भी देखो होगा तो कंपेयर भी कर लेंगे। अब अगर अभी करंट की बात करूँ मैं आरआरबी जेई की बेसिक सैलरी की, तो 7th सीपीसी जो है, 7th सीपीसी में आपकी जो बेसिक है वो इतनी है। ठीक है, अगर 8th होगी तो मैं बताऊं 8th सीपीसी में लगभग ये बेसिक डबल हो जाएगा, आपकी सैलरी 80,000 प्लस जाएगी, जो यहाँ पे ये 65 के आसपास मेंशन है। 8th सीपीसी में आपकी सैलरी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर होता है एक, जो हर 10 साल में जब पे कमीशन आता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो वो 1.9 से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आपका 1.9 हो जाएगा, मतलब लगभग 70 के आसपास चला जाएगा, ये 65-70। तो आपकी सैलरी 70 से कम नहीं होनी है जब एक बार आप 8th सीपीसी हो गया तो। ठीक है, 8th पे कमीशन आ गया तो सैलरी 70 से कम नहीं होगी। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी सीबीटी 1 जिनका नहीं हुआ, जो बाद में सीबीटी 2 के लिए तैयारी सीबीटी 1 के लिए करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा खासा मोटिवेशन, मतलब ऐसा बुरा नहीं है कि आप ठीक ठाक सैलरी मिलती है, आपके घर के पास आपको इतनी सैलरी मिल रही तो बढ़िया है। अगर इसका ब्रेकअप देखें क्या क्या मिलता है, करेंट में बात करूँ तभी 60% डीए है। ठीक है, जो डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई के लिए, महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस है लगभग 3,500 से लेकर 10,000 के बीच में, डिपेंड से आप किस सिटी में पोस्टिंग है। ठीक है, अब मैं मिनिमम गांव की मान के चलूँ तो लगभग इतना तो आपको मिलेगा ही। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये भी लगभग सिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है, 3600 आपको भी करंट मिलता है सबसे लोएस्ट गांव में। ठीक है, तो ये भी उतना ही है। टीए मिलता है इसके ऊपर, और अगर इन सबको ऐड करोगे तो आपको लगभग 65,000 से 60,000 का आपके मंथली, जिस इसमें 65,000 क्यों है ग्रॉस सैलरी, क्योंकि आपका एनपीएस है, तो लगभग एनपीएस में भी आपका 10% डिडक्शन है, तो 6,500 के आसपास क्या है एनपीएस में डिडक्शन हो जाएगा। तो आपको 60,000 रुपये इन हैंड मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, चाहे आपकी कहीं पोस्टिंग हो, किसी भी गांव में पोस्टिंग हो, कहीं ये पोस्टिंग हो, 60,000 रुपये आपके हाथ में आने हैं, फिक्स है। ठीक है, अब अगर बात करूँ इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो कई बार देखो क्या होता है, रेल ऐसी जॉब है ना कि रेल हमेशा चलती है, ऐसा नहीं कि कोई छुट्टी आ गई तो रेल बंद हो गई। ठीक है, रेल तो बंद नहीं होती, इसीलिए आपको जब अगर कभी कोई नेशनल हॉलीडे छुट्टी है ना, तो आपको 636 बेसिक पे डिपेंड होता है, ये नंबर इसीलिए फिक्स कर रखा है, जो 35,000 रुपये बेसिक है 400, उस पर ये वैल्यू फिक्स है। बाद में बेसिक चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी जेई के हिसाब से जो बेसिक लेवल 6 का है ना, वो लेवल 6 वाला बेसिक इतने पे आपका जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस है वो इतना ही है, तो आपको ये मिलता है अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हो। ठीक है, और एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो क्या होता है कि रेलवे में कई बार आप जहाँ आपकी हेडक्वार्टर जहाँ पे आप पोस्टिंग है ना, आप हमेशा नहीं कि वहीं जॉब करो, आप हमेशा जॉब कभी यहाँ है, कभी मतलब 10-5 किलोमीटर आगे पीछे आपको ट्रेन के थ्रू आपके बाई रोड जाना पड़ सकता है। तो जब भी आप कहीं जाओगे तो एज अ जेई आपको 1,000 इंटाइटल्ड है पर डे का, आप जब 12 घंटे से ज़्यादा बाहर रहोगे। ठीक है, उससे कम रहोगे, 8 घंटे रहोगे तो आपको 70%, उससे कम रहोगे 30%। इसके लिए लिखा है कि जनरली आपको 500 से 800 पर डे मिल जाता है जब आप बाहर जाते हो। तो नॉर्मली मंथ में
हर जेई मतलब जो भी जेई है, एसएससी है, 10-15 दिन बाहर जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको 10-15 दिन बाहर जाना है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, 8 किलोमीटर से दूर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि फिक्स ही है, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये हर बार जाना ही पड़ता है, क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ ट्रेन कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है जाना, तो ये अमाउंट आपको मिलता है। तो ये 7-8 हज़ार रुपये आपका, इसको मैं काउंट सैलरी में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये तो आपको खाने के लिए मिल रहा है ना, डेली का आपका एक्सपेंसेस है। अब आप चाहे इसको कैसे यूज़ करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको खाने के लिए डेली का एक्सपेंसेस है, ठीक है। ऐसी ही बात करूँ ओवर टाइम अलाउंस की, तो नॉर्मली जो है जो जेई है ना, जो जेई और एसएससी की पोस्ट है, जेई जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है, वो सुपरवाइजर कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है। और सुपरवाइजर की जो ड्यूटी होती है ना, वो होती है 24 आवर की। तो नॉर्मली सुपरवाइजर को ये नहीं मिलता है, मैं बताऊं तो। लेकिन यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि कई बार अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, जैसे कई बार ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो कि ट्रेन का डिरेलमेंट हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया तो आप वहाँ पे क्या करते हो, 24 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने जब एक वीडियो बनाई तैयारी से रिलेटेड, जिसने देखी हो देख लेना, नहीं तो दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, आप देख लेना कि आपको तैयारी में यही सिखाया जाता है कि आपको भाई प्रॉम्प्टली अवेलेबल रहना है 8 घंटे 10 घंटे। तो अगर आपको 8 घंटे 10 घंटे की तैयारी नहीं की, आपने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं की है, तो आप ये ड्यूटी कैसे करोगे? कहीं डिरेलमेंट हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप इस तरह की सिचुएशन में जाते हो तो आपको ये वाला अलाउंस मिलता है, ठीक है। जनरली नहीं मिलता, चाहे आपके 8 घंटे या 9 घंटे 10 घंटे कर दो, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी तो आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं अगर कि आपका प्रमोशन वगैरह क्या है, देखो प्रमोशन का थोड़ा सा यहीं पे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो एसएससी जेई है वो बेटर है आरआरबी जेई से, लेकिन वही है कि आपको घर के पास वाला सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, पास वास मिलता है। आरआरबी जेई में क्या है, 2 प्रमोशन तो फिक्स हैं, आप जेई बनोगे, आपको कुछ दिनों बाद एसएससी बना दिया जाएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। लगभग 3-4 साल लगते हैं, 3 साल 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे, ये बेसिकली सीनियरिटी बेसिस पे है। जेई आप रिक्रूट होगे, अब जेई जो रिक्रूट होगे वो होगा लेवल 6 ग्रुप सी, और एसएससी जेई में इसको ग्रुप बी में काउंट करते हैं, ठीक है। कुछ देखो खास अंतर नहीं है, ऐसा नहीं ग्रुप बी को कुछ अलग बेनिफिट है, सैलरी अलग है, सैलरी वगैरह सब सेम है, बस नाम अलग अलग काउंट करता है। जैसे सेकेंड प्रमोशन जो है आपका ग्रुप सी, जो कि ये तो 4200 ग्रेड पे होती है, अगर आपको जो पता हो, जो 6 सीपीसी था उसमें ग्रेड पे होता था, ये 6 सीपीसी की बात करूं मैं तो अब नहीं होता, ये 4200 4600 ये सब बातें हैं ना, ये 6 पे कमीशन से रिलेटेड है। देखो अगर कभी पे कमीशन में कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे पे कमीशन आता है, क्या काम करता है, 4200 4600 क्या है, फिर 35400 क्या है, वो अलग है। वो 6 पे कमीशन में 4200 है, तो ये वाला 4600 ग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी रेलवे इसको ग्रुप सी में ही काउंट करती है, तो रेलवे का सिस्टम अपना अलग है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि एसएससी जेई में ग्रुप बी है, रेलवे में ग्रुप सी है तो बहुत खराब है, ऐसा नहीं है, कुछ सिंपल है। अब देखो जो नेक्स्ट है ना, इसके बाद वाला प्रमोशन, इसके बाद वाला प्रमोशन इन जनरली आपका 20-25 साल में होता है, जो ये असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर अगर खुद से होना है तो, जिसको बोलते हैं 70% सीनियरिटी। मतलब अगर प्रमोशन हो रहा है, 50 पोस्ट खाली है तो 70% पोस्ट जो सीनियर लोग होंगे, सबसे मोस्ट सीनियर लोग होंगे, उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास एग्जाम नहीं देना पड़ता, एक छोटा मोटा एग्जाम होता है इन जनरल, उससे आप बन जाओगे। तो इसमें आपको कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे, 20 ईयर तो मान ही लो। लेकिन अगर आप एग्जाम दे सकते हो तो ये जो ये 30% एलडीसी मेंशन है ना, ये एग्जाम दे लोगे तो आप 5 साल में बन सकते हो। ये एग्जाम दे के आप 5 साल में भी बन सकते हो, ठीक है। जो यहाँ 20 साल लिखा है, 5 साल में बन सकते हो ये एग्जाम देकर। 30% पोस्ट हर 5 साल पे, हर जेई 5 साल अगर जॉब करता है बिना किसी पनिशमेंट के, मतलब उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते, तो 5 साल बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो और एग्जाम देके डायरेक्ट आप असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर बन सकते हो। ये वही पोस्ट है जो यूपीएससी ईएससी के थ्रू होता है। यूपीएससी ईएससी से जो पोस्ट होती है ना, ये वो पोस्ट है, ठीक है। वो उसमें क्या है, उसमें ग्रुप ए बोलते हैं, यहाँ पे ग्रुप बी है, सेकेंड प्रमोशन पे ग्रुप ए है। तो इतना ही अंतर है, खाली ग्रुप बी है, बाकी सारी पावर सब कुछ सेम है, ठीक है। आपका जब ये वाला प्रमोशन होगा असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर का, तो आप यूपीएससी वाले ईएससी के बराबर आप जॉब करोगे, सारी पोस्टिंग सब कुछ सेम होगा, आपको व्हीकल वगैरह सब कुछ मिलेगा, एक पर्सनल बोलेरो वगैरह जो भी गाड़ी है वो अवेलेबल होगी, मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बस एक कैच है कि या तो 70% मतलब 20 साल, या तो आप एग्जाम दो 5 साल बाद और पढ़ने में अच्छे हो, आप तैयारी बढ़िया कर रहे हो। बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हो, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 30% पोस्ट, मतलब जितनी पोस्ट निकलती है ना सारी, अगर 100 पोस्ट निकल रही है तो 30 पोस्ट आपके एग्जाम से भरती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम से, तो निकालना है। लेकिन अब थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एसएससी जिसमें डायरेक्ट प्रमोशन होता है एएन पे, एएन की पोस्ट है वो इसमें नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मतलब ऐसा नहीं, ये टेबल में जो डिस्कस कर रहा हूँ केवल सिविल के लिए, ये मैकेनिकल के लिए भी है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, ये एसएनटी के लिए भी है। अब यही जो नाम है
जूनियर इंजीनियर एसएससी ये तो सेम होता है। अगर यही जो नाम अब ये वाला नाम है, मैकेनिकल में एडीएमई हो जाता है, एडीएमई होता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, एडीईई हो जाता है, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब रेलवे में एक पता नहीं क्या है, चला आ रहा है सालों से कि रेलवे में जो इंजीनियर वर्ड है ना, इसका मीनिंग है सिविल इंजीनियर। सिंपल, मतलब इसमें सिविल छुपा हुआ है। इंजीनियर का मतलब सिविल छुपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल नहीं लिखा तो ये तो कौन सा, नहीं, सिविल जहाँ केवल इंजीनियर लिखा है मतलब वो सिविल है। रेलवे बस सिविल वालों को इंजीनियर मानती है, पता नहीं है मतलब क्या सिस्टम है, इसको अच्छा समझो कि बुरा समझो। रेलवे बस सिविल वालों को इंजीनियर मानती है और बाकी सबको बोलती तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम एसएनटी की इंजीनियर हो, जो भी, ठीक है। तो ये वाली पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। तो 5-7 साल बाद आप 11 पोस्ट पे डिविजनल इंजीनियर पे आ जाओगे, ठीक है। डिवीजन में जो डिवीजन होता है, जैसे कोई भी डिवीजन हो जो आरआरबी का, उसमें बैठोगे, वहाँ पे आपकी सिटिंग होगी, ठीक है। फिर फील्ड पोस्टिंग से हट जाओगे। तो ये जनरली क्या होता है, जो जेई बनता है वो यहाँ तक पहुँच पाता है क्योंकि 5 साल में आप यहाँ पहुँचोगे, फिर मान लो 4-5 साल आपको इसमें लग गए, 10 साल ये हो गया, फिर 10-12 साल में आप इस पोस्ट में पहुँचोगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन चांस कम होता है। हाँ, अगर आप जल्दी 20 साल में, अगर आप 20 ईयर्स में आप अगर आपने जेई निकाल लिया तो आप हो सकता है इसके आगे भी जाओ, ठीक है, सीनियर डिवीजन भी बन जाओ। जैसे ये डिविजनल इंजीनियर है, इसके बाद आता है सीनियर डिविजनल इंजीनियर, नेक्स्ट पोस्टिंग। इसके बाद की जो पोस्टिंग है वो सीनियर इंजीनियर की, सीनियर डिविजनल इंजीनियर की, तो वो भी बन सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स कि आपने करियर कब स्टार्ट किया। तो प्रमोशन तो कम है, अगर आप एग्जाम दे लेते हो तो आपके सारे जो इन जनरल प्रमोशन यूपीएससी के साथ है वो खुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि भाई क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, जॉब कैसी है। देखो जॉब के बारे में अगर बात करूँ थोड़ा सा, तो सिविल इंजीनियरिंग में इन जनरल 3 चीज़ें हैं, पीवे, वर्क्स और ब्रिज। मैकेनिकल में भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल सबका डिस्कस करेंगे। सिविल में बात करूँ, पीवे का सिंपल रिलेशन है ट्रैक से। जो रेलवे ट्रैक है उस पर जो भी काम हो रहा है वो सब आपको देखना है। इसीलिए रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर होता है पीवे का, उसको पीडब्ल्यूआई भी बोलते हैं, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, ठीक है। जो वर्क्स है ये देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे कोई पत्थर वत्थर का काम, ठीक है, रोड का काम, या कोई बिल्डिंग का पेंट है, मेंटेनेंस है, मतलब जो भी ऐसा कुछ काम है ना, मेंटेनेंस का, पेंट का, ये सब काम कौन देखता है, वर्क्स का। और ऐसे ब्रिज का जो है, ब्रिज से रिलेटेड जो है काम है कि कोई ब्रिज कैसे, ब्रिज में कोई मेंटेनेंस है, क्या करना है, ये सारा ब्रिज का। तो इसलिए वर्क्स वाले को क्या बोलते हैं, आईडब्ल्यू, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क। अब ये नाम खत्म हो गया है, पीडब्ल्यूआई या आईडब्ल्यू ये सब नाम अब खत्म हो गया है, ठीक है। और इसको बीआरआई बोलते हैं, ब्रिज इंजीनियर। ये सब खत्म हो गया, अब केवल यही है एसएससी जेई, मतलब जेई पीवे, जेई वर्क्स, ये सब बोलते हैं। पहले था ये सब नाम पीडब्ल्यूआई, आईडब्ल्यू, मतलब आपने कभी सुना होगा, देखा होगा। जो पीडब्ल्यूआई, जो जेई पीवे है, वो ट्रैक पे देखा होगा, छोटी सी एक कार्ट है उस पर चलती है, ठीक है। तो ऐसे काम है, मतलब ऐसा नहीं है कि काम कठिन है, बस पीवे में थोड़ा सा ऐसा है कि आपको धूप में काम करना पड़ेगा। बाकी सब जॉब रेलवे की सारी सिमिलर है, ठीक है। रेलवे में देखो सब कुछ, अगर मैं बताऊँ, सबसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बुरा क्या है कि छुट्टी कम मिलती है रेलवे में, ठीक है। मतलब देखो हर जॉब में क्या पता ऐसा हो, लेकिन रेलवे में इसलिए मिलती है कि रेलवे क्या है, 24 घंटा 365 डे रन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो जहाँ पे हमेशा काम चलेगा वहाँ पे आपको छुट्टी कम मिलेगी। अब देखो इसका सेकंड बेनिफिट है, आप घर के पास रहते हो यार, छुट्टी लेके करोगे क्या, ठीक है। जो भी काम है आप घर जा रहे हो, घर से डील कर रहे हो, तो छुट्टी इसलिए रेलवे कम देती है। बात करूँ मैं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में सीएनडब्ल्यू, डीजल, इलेक्ट्रिकल लोको के बारे में, मतलब सीएनडब्ल्यू मतलब जो कैरिज एंड वैगन, जो बोगी होती है रेलवे की, कैरिज वगैरह है, उससे रिलेटेड है। और डीजल लोको मतलब जो इंजन वगैरह से काम है। इसमें एक पोस्टिंग और होती है मशीन में, जो मशीन डिपार्टमेंट, जो आपने देखा होगा पीली पीली मशीन कभी ट्रैक पे चलती हुई, ठीक है, ट्रैक मेंटेनेंस के काम आती है, तो उसका काम भी मैकेनिकल वाले ही देखते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें 2 पोस्ट है, टीआरडी और जनरल सर्विस। टीआरडी मतलब जो ओएचई वायर होते हैं ना, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, जो जिस पे ट्रेन चलती है, टच करके आपने देखा होगा, वो उसको डीलिंग करते हैं टीआरडी वाले। और जनरल सर्विस मतलब जो भी प्लेटफॉर्म की लाइट है, जो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, कि किसके घर में लाइट, तो रेलवे कॉलोनी भी है तो वहाँ पे लाइट है कि नहीं है, प्लेटफॉर्म पे लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, ट्रेन के अंदर लाइट तो ख़राब नहीं हो गई, ये सब चीज़ें ये देखते हैं जनरल इलेक्ट्रिक। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं एसएनटी वालों की, तो एसएनटी वालों का काम भी डायरेक्टली पीवे से अटैच होता है। मतलब अगर यहाँ मैं बात करूँ, इनसे अटैच होता है, ये जो जितने भी ट्रैक पे एसएनटी के गियर्स होते हैं, मतलब जैसे आपने टर्नआउट वगैरह पढ़ा होगा सिविल इंजीनियरिंग में कि ये टर्नआउट है, ठीक है, ट्रेन आती है इसमें से निकल जाती है, हील एंगल, क्रॉसिंग एंगल, मशीन, तो ये सब एसएनटी वालों का काम है। तो एसएनटी और पीवे साइट मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, बाकी जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं। अगर आगे बात करूँ मैं कि कुछ एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल है, इसमें मैंने बताया मैं पीवे में था, तो मेरा क्या है कि मैंने आपको बस ट्रैक मेंटेनेंस नहीं करना, आपको लोगों को काउंसलिंग भी करनी है। ये रेलवे फाटक की फ़ोटो है, जो गेट होता है ना, जो आपने देखा होगा गेट जहाँ पे ट्रैक ट्रेन आती है फिर बंद कर देते हैं, तो वहाँ भी लोगों को गाइड करना होता है कि भाई कि आप
नीचे से मत निकलो, कई क्या करते हैं, बाइक घुसा के इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है। बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, आपने वीडियो देखा भी होगा। तो ये सब वगैरह मतलब जो आरपीएफ होती है उनके साथ आपको जाके लोगों को काउंसिल करना पड़ता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जॉब खाली ऐसी है, ये सब भी देखना है, ठीक है। कुछ आपको लोगों को काउंसिल भी करना होता है, काउंसलिंग के लिए भी काम आती है कि भाई आप बैठ के जो भी एसएससी वगैरह होंगे सबके साथ बैठ के आप जितने भी पीवे के स्टाफ हैं या जो भी हैं आपके ऑफिस के स्टाफ हैं सबको कि भाई ये है चीज़ें को गाइड करना है, ठीक है। अब देखो कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट की बात करूं तो एक तो सबसे बेस जो सबसे फेमस है प्रिविलेज पास। आपको ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए पास मिलता है, ठीक है। इनिशियली आपको केवल एक सेट मिलता है, जब आपकी जॉब लगती है एक सेट मिलता है, 5 साल बाद आपको 3 सेट मिलने लगते हैं। इनिशियली एक ही मिलता है, ठीक है। जब आपकी जॉब आप इनिशियली ज्वाइन करोगे तो एक ही मिलेगा, 5 साल बाद 3 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप पूरी फैमिली के साथ पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। ध्यान रखना, कोई ये कहे कि नहीं अब जो रेलवे में है उनका तो परमानेंट फ्री है, तो रेल मस्त फ्री घूमेंगे ऑल इंडिया, ऐसा नहीं होता है। आपको फ्री घूमने के लिए केवल और केवल जो आपका अलॉटेड एरिया है जहाँ पे आपकी जॉब है, केवल वहीं पे आपको सेक्शन में घूमने के लिए पास मिलता है। पूरे ऑल इंडिया घूमने के लिए आपको ये लिमिटेड नंबर ऑफ पास है, 3 ही मिलते हैं। आप 3 पास से ही आ जा सकते हो पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये डाउट नहीं रखना है कि नहीं ऑल इंडिया घूमो फ्री में ज़िंदगी भर घूमो, नहीं, 3 बार छुट्टी नहीं मिलेगी यार, इतनी छुट्टी मिलेगी तब तो जाओगे, ठीक है। तो 3 बार ही जा सकते हो। बात करें उसके बाद अगर ये खत्म हो जाए तो एक मिलता है पीटीओ, इसको बोलते हैं प्रीविलेज टिकट ऑर्डर। इसमें क्या है कि आपको 33% पे करना पड़ता है जो भी टिकट का बेस प्राइस है। ध्यान रखना बेस प्राइस है। नॉर्मली आपने कभी टिकट काटा होगा आईआरसीटीसी पे देखा हो तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं टिकट में कि ये जीएसटी है, ये सुपर फास्ट चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है। आपको केवल बेस प्राइस का 30% देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टोटल प्राइस का देना पड़ेगा, बेस प्राइस का 33%। मतलब जिसमें कि आपको मान लो जो टिकट आपको 1000 का दिखा रहा है उसका बेस प्राइस 700 से ऊपर नहीं होगा, 700-800 से, तो आपको 250 के आसपास देना पड़ेगा। तो आपको 4 सेट पीटीओ मिलते हैं, ठीक है। और ये आपको स्टार्टिंग से मिलने लग जाते हैं। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 5 साल जॉब कर लेनी है, 3 साल कर लेनी, कुछ नहीं क्राइटेरिया है। ये आपको स्टार्टिंग जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको ज्वाइनिंग से ही मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये आप घूम सकते हो, इसमें भी आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हो 33% पे करके। उसके बाद अगर बात करूँ तो रेलवे का क्वार्टर है, अगर अवेलेबल है तो आपको टाइप 3 या टाइप 4 क्वार्टर मिलता है। अच्छा खासा क्वार्टर। टाइप 3 का मतलब है इसमें 4 कमरे, टाइप 4 का मतलब इसमें 5 मतलब 3 कमरे और 4 कमरे, तो बड़ा क्वार्टर मिलता है। आप अच्छे से मतलब फैमिली के साथ माँ बाप के साथ रह सकते हो। देखो मैं बताऊँ ना, गवर्नमेंट जॉब का एक सबसे मेन पर्पज़ है क्योंकि अभी अब बहुत ज़्यादा कोई जो करोड़पति है, जो 100 मिलियन जिसके पास है, 100 करोड़ है, वो तैयारी नहीं करता। तैयारी वही कर रहा है जो एक परिवार, गरीब परिवार, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आता है। तो उनके लिए घर एक अच्छा, माँ बाप के सपने हैं। आपने माँ बाप का सपना ऐसा पूरा कर लिया ना जहाँ पे आपके क्वार्टर पे माँ बाप आपके साथ बैठे हो, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी इसलिए नहीं है कि मतलब लोग बोलते हैं क्यों सरकारी नौकरी में परेशान हो, भाई कुछ माँ बाप की इच्छाएँ भी हैं, ठीक है। मैंने भी इसीलिए लिया था कि फैमिली में जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब अलग ही लेवल का प्राउड होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है ना तो वो प्राउड आप समझा नहीं सकते। कोई और जॉब में आप चाहे 50,000 कमा लो, कि उनके मेंटेलिटी को आप इतनी जल्दी बदल नहीं सकते, ठीक है। आप कुछ दिन जॉब करो, आप कुछ काम करते रहो, बदल लो जॉब, कुछ और कर लो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात हो, ठीक है। लेकिन एक बार फैमिली में अगर आपकी जो आपको जॉब लगेगी ना, वो जो लेवल के हैप्पीनेस उनके अंदर आएगी वो आप बता नहीं सकते। कुछ भी कर लो वो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो और बात करूं कि आपको लीव ट्रेवल, कई बार जैसे अभी इंडियन रेलवे में ऐसा हो रहा है कि आपको पास न देके आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। अभी इस पर काम चल रहा है तो वो हो जाएगा, तो ये आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करूं, देखो मैंने बताया जैसे कि अगर इस तरह से अगर आपके पेरेंट्स आपके, ये मेरा रेलवे का क्वार्टर है इधर बगल में, और मेरे फैमिली और कुछ रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आप समझ लो कि अपने क्वार्टर पे रिश्तेदारों को बिठाना जहाँ पे आपका नाम लिखा हो कि हाँ फलाना और जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वो कैसा जो फील कराएगा, ये मतलब मैं ये कोई जब ही फील कर सकता है जब ऐसा प्रैक्टिकली उसके साथ हो, ठीक है। तो एक सिंपल फोटो मैंने इसलिए लगाई है ना कि ये आपको मोटिवेशन हो कि नहीं, क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलेगा जब आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर और 1-2 रिश्तेदार भी आपके क्वार्टर बैठे हुए, जो रिश्तेदार पूछते रहते हैं ना भाई क्या कर रहे हो, क्या सिलेक्शन होगा इस बार, नहीं होगा, उनको भी ले जाओ और उनको बिठाओ, बोलो नहीं आओ मेरे क्वार्टर पर 1-2 बार विजिट करो, ठीक है। तो ये फोटो मैंने इसलिए रखी थी आप लोगों के लिए। अगर आगे बात करूँ और क्या क्या बेनिफिट है, तो आपको देखो रेलवे में एक उम्मीद कार्ड मिलता है, तो जिसमें आपको ऑल इंडिया कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए रेलवे हॉस्पिटल में फ्री है। और किसी और हॉस्पिटल में जो पैनल्ड हॉस्पिटल रेलवे से, जो कि मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल जो पैनल्ड है, रेफरल करा लो, आप फ्री में ट्रीटमेंट कराओ अपना, अपनी फैमिली का, ठीक है। और अगर मदर फादर कोई डिपेंडेंट है तो उनका भी करा सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई कैप नहीं है कि आपको ये इलाज होगा वो इलाज नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी रेलवे हॉस्पिटल में या जो भी
नॉन रेलवे हॉस्पिटल जहाँ जो पैनल्ड हॉस्पिटल रेलवे से कनेक्टेड है, उसमें पूरे इंडिया में इलाज कराओ, ठीक है। और ऐसे उसके बाद आपको इमरजेंसी प्राइवेट केयर, जैसे बताया मैंने आपको कि जो भी नॉन कनेक्टेड रेलवे हॉस्पिटल है उनमें, ठीक है। फिर इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 27,000 पर मंथ, मतलब हर एनुअल हर बच्चे पर बच्चे पे 27,000 मिलता है, ठीक है। मतलब पढ़ाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि आपको कितनी फीस देनी है, ठीक है। आप बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाओगे तो ये काम नहीं आ पाएगा, डबल खर्चा करना पड़ेगा, आजकल महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतना इनफ है, ठीक है। और उसके बाद आपको हॉस्टल के लिए भी पैसे मिलते हैं कि बच्चा अगर आपका बड़ा है 11th-12th में कहीं हॉस्टल में रह रहा है तो उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलती है कि हाँ ये हॉस्टल के लिए है कि इतना हॉस्टल का चार्ज आ रहा है, तो वो अलग से मिलेगा इस 27,000 को छोड़ के, ठीक है। तो ये भी है, 2 बच्चों के लिए मिलता है, बस इतना ध्यान रखना है। रेलवे सरकारी नौकरी चाहे कोई से भी हो, बच्चे 2 ही होने चाहिए। वैसे आजकल तो बच्चे 2 भी मुश्किल हो गए, एक ही बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को है कि नहीं 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चों के लिए रेलवे सर्विस देती है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं है, ठीक है। आगे बात करें अगर कि और क्या क्या फ़ायदा है, जैसे बताया कि सैलरी में NPS है, ठीक है। जो NPS मैंने बताया डिडक्शन होगा, 14% डिडक्शन होगा और 10% आपका डिडक्शन होगा और 14% रेलवे कंट्रीब्यूट करेगी। आजकल वो न्यू पे वो भी आ गया है, ठीक है, मतलब जिसमें आपको पेंशन भी मिलेगा न्यू पेंशन स्कीम में, तो वो भी हो सकता है। मैक्सिमम लोग NPS के थ्रू काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट पे आपको 20 से 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी भी मिलती है, वो अलग है बाकी आपके पेमेंट से, कि आपने 20 साल जॉब की है तो आपको अलग मिलेगा, ठीक है। लीव इनकैशमेंट भी है, मतलब आपने अगर 300 दिन से छुट्टी बची जाती है, जो छुट्टी मिलेगी नहीं तो बचेगी, अगर आपकी 300 दिन की छुट्टी बच गई तो वो भी आपको कैश में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और आज की छुट्टी है, जब आप रिटायर होगे उस समय आपका जो बेसिक होगा उसके हिसाब से छुट्टी का आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। और बात करो तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट है, पेंशन वगैरह तो है ही, उसके बाद आपको 2 पास मिलते हैं पर ईयर, आपको आपकी फैमिली के लिए, मतलब आपकी खुद को और आपके स्पाउस के लिए, मतलब हस्बैंड जॉब कर रहा है तो उसकी वाइफ के लिए, वाइफ जॉब कर रही है तो उसके हस्बैंड के लिए, ठीक है। बच्चों को नहीं मिलता है, बच्चों को आपको 18 ईयर्स तक ही मिलता है, और अगर एजुकेशन में बच्चा है तो 21 ईयर तक। लड़कियों को मैरिड तक मिलता है जब तक उनकी शादी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का बेनिफिट है। और बहुत मतलब देखो ये सब ऐसे सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप अगर जब जॉब में रहोगे ना तो आपको पता चलेगा। और ये छोटी बेनिफिट नहीं, बहुत सारे खर्चे बचते हैं। सैलरी तो आपको दिख रहा होगा 60-70 हज़ार ही है, लेकिन ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपके इतने पैसे बचा देगा कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि हाँ आपके क्या क्या पैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी रेलवे की कुछ। अगर मैं बात करूँ और इन समरी बात करूँ तो देखो, अगर 7 CPC की बात करें, जो 7th पे कमीशन है, तो उसमें आपको लगते ही ट्रेनिंग में बस आपको बेसिक प्लस DA मिलता है। अगर बात करूँ ट्रेनिंग में आपको बेसिक प्लस DA मिलता है। तो ट्रेनिंग में तो आपकी सैलरी मेरे हिसाब से 50 से 55 हज़ार के आसपास रहेगी, ठीक है। उसमें आपको हाउस ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस ये सब नहीं मिलता है। आप जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जो लगभग 11 महीने की होती है, तो आपको कंप्लीट मिलने लगेगा, लगभग 65 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी, अब आप जॉब में आ जाओगे, ठीक है। और यही जब 8th CPC हो जाएगा ना, तो ये सैलरी आपकी 80 प्लस जाएगी, 80 से नीचे नहीं रहने वाली, 80 से ऊपर ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी ट्रेंड अभी तक हुआ 1.8 1.9 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहा है ये, तो 80 से ऊपर ही जाएगी। और बाकी पास है, चिल्ड्रन अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्पिटल अलाउंस है, आप ट्रेवल कर सकते हो, अकोमोडेशन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो जॉब अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। और कई कंपेयर करोगे दूसरी जॉब से, आप UPSC ESC कंपेयर करोगे तो अच्छी बात है, UPSC ESC फार बेटर है इससे, ठीक है। अगर आप ESC निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई जिसका जूनियर, जिसने डिप्लोमा कर रखा है, जिसको लगता है कि नहीं ESC ठीक ज़्यादा टफ है, नहीं कर सकते, एज नहीं है, तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। आपके घर के पास आपको जॉब मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट है। फिर भी देखो, अगर आपको कुछ डाउट है ना, आपको कुछ लगता है कि नहीं, आपको कुछ पूछना है रेलवे से रिलेटेड, आपको नहीं समझ आया कुछ कोई टॉपिक, तो आप कमेंट में पूछना, मैं 100% जवाब दूंगा। मैं हर लेक्चर में कोई पूछता है जवाब देता हूँ, ठीक है। तो पूछना ज़रूर। अगर बात करें हम कि YCT क्या कर रही है, तो YCT इस समय जो RRB CBT 2 एग्ज़ाम जो जुलाई में शेड्यूल्ड है 2 जुलाई को, उसके लिए फ्री यूट्यूब बैच चला रही है, जिसमें सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं। तो जो भी RRB CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये क्लासेस दे सकते हैं। रोज़ 6 PM पे क्लास होती है, कभी कभी टाइम 1 आध घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, नॉर्मली रोज़ 6 PM पे क्लास होती है, ठीक है। और ये टोटल फ्री है। और बाकी और बहुत सारी बुक्स हैं जो डेमो वगैरह जिनका फ्री है, कुछ बुक्स भी फ्री है। तो आप जो YCT की ऐप है, उस ऐप पे जाओगे तो ये सब डिटेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो हमारा एक युवा फाउंडेशन बैच चल रहा है। देखो ये उनके लिए जिनका बेसिक्स है, जिनको जीरो से तैयारी करनी है सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी एकदम जीरो से, ठीक है। तो उनके लिए ये बैच है। जिन्होंने जस्ट अभी कॉलेज में है या कॉलेज
बस पास आउट हुए, उनको नहीं समझ में आ रहा है कंपटीशन कैसे देना है, कंपटीशन किस तरह से है, क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फुल डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको इस प्राइस में मिलेगा, आप ऐप पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं ये प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं, ये प्राइस बहुत जस्टिफाइड है। आपको इसमें आप एक बार इस बैच के बारे में देखोगे, आप ऐप डाउनलोड करोगे, इसके डेमो क्लासेस वगैरह लोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये प्राइस ऐसा क्यों है, ठीक है। और बात करें तो हमारी एक ESC PSU गेट वगैरह एग्जाम के लिए चल रही है एक 57244 PYQ सीरीज, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ऐसी सीरीज है ना कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ा हो किसी एग्जाम में आया हो, खासकर किसी भी स्टेट में। आप देखोगे, कवर करो इस बुक को, अगर ऐप पे जाके देखोगे इस सीरीज के बारे में, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम 1 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इतना डिटेल में है ना कि जिनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है वो, मतलब अगर उन्होंने ये बैच ले लिया तो उनका कोई भी एग्जाम निकालना, मतलब जो डाउट रह जाता है ना कि क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत स्टैंडर्ड है। खुद से इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है पढ़ने में जो 2 घंटा लगना है वो 8 घंटा लगे। आप यहाँ आओगे, हम सारे जो भी टीचर्स हैं उनकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगी ये बुक को पढ़ना कैसे, ठीक है। तो ये बैच भी देख सकते हो आप। अगर बात करूँ नेक्स्ट की, एक और हमारी बैच चल रहा है 3151 MCQ प्रैक्टिस प्रोग्राम है, ये भी उनके लिए जिनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, ठीक है। और इसमें भी लगभग सारे एग्जाम्स के ESC गेट को कवर किया गया, हर स्टेट JEE को कवर किया है, जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हो। और YCT के 50,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, ठीक है। आप जब देख रहे हो वीडियो तो आपको पता चल गया 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो सबको धन्यवाद। और बाकी और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी ही हम लोग 1 लाख तक पहुँचे, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, देखना हो, तो आप YCT की एक टेलीग्राम ऐप है, उसमें भी देख सकते हैं इस QR कोड के थ्रू स्कैन करके, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं YCT का। तो और कुछ भी आपको डाउट हो रेलवे से रिलेटेड, कुछ भी आपको RRB JEE से रिलेटेड पूछना हो, कुछ भी जानना हो, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। मैं कमेंट का 100% जवाब दूंगा, जो भी आपको डाउट लगे आपको 100% जवाब मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू।